हेलो सी फाइनल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सारंग सी क्लासेस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इंडेक्स 23 बोरोइंग कॉस्ट को। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर मैं इंडिया से बोरो करने की जगह मैं फॉरेन से बोरो करता हूं अगर कुछ अमाउंट, क्योंकि मेरे को फॉरेन से इंटरेस्ट रेट कम पे मिल रहा था वो, तो मैंने इसलिए फॉरेन से बोरो कर लिया था। तो उसमें जो इंटरेस्ट वहां पे फॉरेन में पे कर रहा था वो तो मेरा कैपिटलाइज होगा ही अगर मैं क्वालिफाइंग एसेट के लिए यूज कर रहा हूँ उस लोन को। साथ में मेरा और कुछ और भी हमने देखा था कि वो भी साथ में कैपिटलाइज हो जाएगा, मतलब कि ऐड हो जाएगा। कौन सा? हमने पैरा 6 ही देखा था। उसके अंदर क्या होता था, अगर मेरा कुछ एक्सचेंज लॉस हो रहा है कि मेरा पहले जिस दिन मैंने लोन लिया था उस दिन मेरा 40 रुपीज डॉलर का रेट था, और जिस दिन मैं बैलेंस शीट डेट पे खड़ा हूं उस दिन मेरा इंक्रीज हो गया रेट, मतलब कि मेरे को अगर देखना पड़ेगी कितना पे करना पड़ सकता है उसी दिन, तो मेरे को ज्यादा पे करना पड़ता है। तो मतलब कि एक्सचेंज लॉस हो गया था। तो उस केस में क्या सारा एक्सचेंज लॉस में उसको कैपिटलाइज कर रहा था? नहीं, उसको मैं कब कहां तक का कर रहा था, मेरा सेविंग्स हो रही थी जितना उतने लेवल तक का। कौन सी सेविंग? अगर मैंने इंडिया में वही लोन लिया होता तो कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता, और बाहर लिया तो कितना कम पे करना पड़ा है, उसका जो डिफरेंस हुआ, मतलब कि जो इंडिया में पे करना पड़ता और जो बाहर पे करना पड़ रहा है उन दोनों का डिफरेंस है। बाहर मैंने कम पे करना पड़ रहा है, इंडिया में ज्यादा पे करना पड़ता, तो बाहर कितना कम पे करना पड़ा, मतलब कि वो वाली मेरी सेविंग्स हो गई है। तो उतने लेवल तक का ही मैक्सिमम अलाउड था। अगर मेरी एक्सचेंज लॉस उससे कम था तो मैं एक्सचेंज लॉस उससे कम वाला लेता था। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, सबसे पहले नोशनल सेविंग्स निकालते थे, फिर एक्सचेंज लॉस निकालते थे। तो हमने कहाँ तक क्या देखा था इसका, कि इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उतना कैपिटलाइज कर दूंगा एज पर पैरा 6 ही। ये अदर मतलब कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हो रहा है मेरा उससे अलग वाला है। और इसके बाद हमने देखा था कि अगर एक बार मेरा एक्सचेंज लॉस हो गया, एक्सचेंज लॉस हो गया, अगर मेरा फर्स्ट टाइम ही एक्सचेंज गेन होता तो उसको मैं देखता भी नहीं। अगर मेरा पहले एक्सचेंज लॉस हो गया और उसके बाद फिर एक्सचेंज गेन होता है, तो उस केस में मैं जो पहले लेस किया था मैंने, मतलब पहले कॉस्ट में ऐड किया था, पहले ऐड किया था उसको अब लेस कर दूंगा मैं उतना, क्योंकि मेरा गेन हो गया अब। तो उतना ही वो हमने देखा था कि कितने मैक्सिमम जितना ऐड हुआ था लास्ट टाइम एसेट की कॉस्ट में उतना लेस हो जाएगा मैक्सिमम। वो देखना पड़ेगा कि गेन कितना मैक्सिमम वहां तक का अलाउड है। तो उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन में हम ये देखेंगे कि बोरोइंग कॉस्ट को हम कब अपनी बोरोइंग कॉस्ट का मीनिंग हम देख के आ चुके हैं कि बोरोइंग कॉस्ट कौन सी होती है। उसमें इंटरेस्ट होता है, अदर कॉस्ट होती है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह हो जाते हैं, उसमें कुछ अदर डिस्काउंट रिडम्पशन वगैरह करते हैं कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे। तो उसका हमने देखा था कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं अमाउंट। तो हमने वो तो देख लिया था कि बोरोइंग कॉस्ट होती क्या है, बट हमें ये देखना है कि क्या जितनी बोरोइंग कॉस्ट वो हुई है सारी कैपिटलाइज हो जाएंगी? नहीं, उसमें हमें ये बताएगा कि हाँ कौन से वाली बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, कौन से वाली जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। किससे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल? जो हमने एसेट्स देखी थी, क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट कौन सी थी? जो मेरी कुछ एसेट इंडेक्स 40 में आती थी, इंडेक्स 16 में आती थी, इंडेक्स 38 में आती थी, इंडेक्स 2 में आती थी। वो वाली एसेट्स अगर मेरा सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही थी बनने के लिए, कहाँ कब तक बनने के लिए, मेरा रेडी टू इंटेंडेड यूज जहां तक मैंने इंटेंशन किया था कि मेरा इंटेंशन था कि इस यूज के लिए मैं कर रहा हूं, वहां तक अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही थी तो मेरा वो क्वालिफाइंग एसेट थी। तो अगर मेरा वही एसेट बनने के लिए कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन अगर एक्वायर भी कर रहा हूं, उसमें हमने एक लाइसेंस वगैरह का एग्जांपल लिया था, न्यूक्लियर प्लांट लगा रहा था तो उसमें मेरे को एक लाइसेंस लेना पड़ा था। तो वो जो लाइसेंस लिया था मैंने उसकी कॉस्ट के अंदर मैंने ऐड किया था। क्यों? क्योंकि मैं उस लाइसेंस इसीलिए लिया था कि मेरे को न्यूक्लियर प्लांट लगाना था, न्यूक्लियर प्लांट लगाना चलाना उसके लिए। बट मेरा वो इंटेंडेड यूज वहां तक का नहीं था कि लाइसेंस ले लिया था। याद करो एग्जांपल, रिकॉल करो जल्दी से। तो मतलब कि एक्विजिशन प्रोडक्शन करता हूं, प्रोडक्शन जैसे मैं विस्की वगैरह की प्रोडक्शन कर रहा था, कुछ कंस्ट्रक्शन में अपना फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन कर रहा था, एक रियल एस्टेट बिल्डर कर रहा था उसकी कंस्ट्रक्शन कि उसको बेचना था, इन्वेंट्री बन रहा था जब उसका। तो वो अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा है और जो बोरोइंग कॉस्ट इंकर की आपने वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है उस, मतलब कि इसीलिए अगर वो कंस्ट्रक्ट ना करता या फिर एक्वायर ना करता वो, या फिर प्रोडक्शन ना करता उस क्वालिफाइंग एसेट का, तो आपको वो वाली कॉस्ट इंकर नहीं होती। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल मतलब कि वो इसीलिए इंकर हुई है कि आपने वो वाली एक्टिविटी की है, मतलब कि कंस्ट्रक्शन किया, एक्विजिशन किया या प्रोडक्शन किया क्वालिफाइंग एसेट का, इसी वजह से आर कैपिटलाइज एज पार्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट। तो ये कैपिटलाइज हो जाएगी, मतलब कि उसकी एज पार्ट, मतलब कि उसके अंदर ऐड हो जाएगी आपकी क्वालिफाइंग एसेट की। मान लो अदर देन बोरोइंग कॉस्ट की आपकी वैल्यू थी 1 लाख की, साथ में आपकी कुछ बोरोइंग कॉस्ट का अमाउंट हो गया मान लो 1 लाख प्लस मान लो 2000 की बोरोइंग कॉस्ट है, तो आपकी बुक्स में 1 लाख 2000 के वो एसेट्स हो गया आपकी बुक्स में।
तो सच बोरोइंग कॉस्ट आर कैपिटलाइज्ड व्हेन बिलो टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो जो ये बोरोइंग कॉस्ट है ये तब कैपिटलाइज कर देंगे जब मेरी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होगी। अगर मेरा उस एसेट से जिसको मैं कंस्ट्रक्ट वगैरह कर रहा हूं उसे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट ही नहीं होगा मेरा, तो उस केस में मैं क्यों करूंगा। जैसे मैं विस्की वाला एग्जांपल लेता हूं, विस्की को मैंने 5 ईयर्स तक अपना वो हेल्ड किया था मैच्योर होने के लिए, क्योंकि मैच्योर मतलब कि वो प्रोड्यूस हो रही थी ना, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जा रही थी। बट एक टाइम के बाद मेरी उसकी वैल्यू इंक्रीज होना बंद होगी। मान लो मेरी 7 ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि मार्केट में अगर मैं सेल करने जाता हूँ 7 ईयर्स ओल्ड वाली विस्की या फिर 12 ईयर्स ओल्ड वाली, मेरे को सेम रेट मिल रहा है, तो मतलब कि उसकी वैल्यू इंक्रीज होना बंद हो चुकी है। अगर इन्फ्लेशन वाली होगी तो उसको मैं नहीं देखूंगा, मेरा इंक्रीज होना बंद हो चुकी है। जब मेरी वैल्यू इंक्रीज होना बंद हो चुकी है तो मतलब कि उस टाइम का कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है ना मेरे को। उस टाइम तक अगर मेरी कोई बोरोइंग कॉस्ट इंकर भी हो रही है तो मेरा कोई इकोनॉमिक बेनिफिट तो मिलना नहीं उससे। इकोनॉमिक बेनिफिट कब मिलता जब मेरी उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती। अब मैं पैसा उठाया हुआ मार्केट से उसको रखा हूं 10 साल तक रख दिया, बट अगर मैं 7 ईयर्स तक ही उसको रखता तब भी मेरा उतना ही मिलना था, मतलब 3 ईयर्स का कैपिटलाइज नहीं करूंगा। फिर मैं वो यहाँ पे लिखा है इट इज प्रोबेबल दैट इट विल रिजल्ट इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटिटी, कि वो एंटिटी को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगी व्हेन सच ब्रोइंग कॉस्ट, जो वो ब्रोइंग कॉस्ट इंकर कर रहे हैं तभी उसको कैपिटलाइज करेंगे। अगर वो नहीं देगी तो हम उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। जो 3 मतलब 7 ईयर्स तक की तो कर देते, अगर उससे बाद अगर विस्की को और हेल्ड कर रहे हैं हम तो उसको ऐड नहीं करेंगे हम। ओके, और इसकी कॉस्ट जो बोरोइंग कॉस्ट है अगर रिलायबली मेजर नहीं होगी तो आप ऐड किस अमाउंट को करोगे, तो आप ऐड तभी कर पाओगे जब उसको रिलायबली मेजर कर सकते हो। तो इसके बाद हम देखते हैं अदर बोरोइंग कॉस्ट। अदर बोरोइंग कॉस्ट होती है कुछ जो रिकॉग्नाइज करते हैं एज एन एक्सपेंस। अदर बोरोइंग कॉस्ट मतलब जो आप कैपिटलाइज नहीं कर पाए उसके अलावा जो भी बोरोइंग कॉस्ट बचेगी उसको आप क्या करोगे एज एक्सपेंस P&L में चार्ज करते इन दी पीरियड इन विच दे इंकर्ड, जिस पीरियड में हुई है उसको उसी पीरियड में एक्सपेंस आउट कर दो। व्हेन एन एंटिटी अप्लाइज, अगर एंटिटी इंडेक्स 29 को अप्लाई करती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज के अंदर, तो वो क्या करते हैं। ये मैं सिर्फ एक आपको एमसीक्यू पॉइंट के लिए दिया है, इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे ये पॉइंट को, ये वैसे ही है आईसीआई के एसएम में दिया हुआ था स्टडीमेट में, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इट रिकॉग्नाइजेज एज एन एक्सपेंस, तो उसको क्या करेंगे अगर कोई एंटिटी अप्लाई करती है इंडेक्स 29 को, तो उस केस में वो क्या करेगी जो बोरोइंग कॉस्ट को रिकॉग्नाइज कर देगी एज एन एक्सपेंस दी पार्ट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। कौन से पार्ट को, बोरोइंग कॉस्ट के उस पार्ट को एज एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेगी, किसको, दैट कंपनसेट फॉर इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन को कंपनसेट करने के लिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर उसका 5000 की इंक्रीज हुई है तो उसमें से कुछ पोर्शन तो उसका इन्फ्लेशन वाला भी हो, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा आ जाए तो आपको ये कर देना वहां पे कि हाँ इन्फ्लेशन को कंपनसेट करने के लिए ड्यूरिंग द सेम पीरियड में कुछ बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट वो एक्सपेंस कर देती है। ठीक है, इसके बाद हम एक बार ना सबसे पहले मेरे कुछ लास्ट टाइम भी एग्जांपल रह गए थे लास्ट लेक्चर में, वो करवा देता हूँ। इलस्ट्रेशन थी 4th और 5th ये रह गई थी, मैं आपको याद था मेरे को सब। इलस्ट्रेशन 4th और 5th पे आइए एक बार स्टडी मैट की। A real estate company has incurred expenses for the acquisition of a permit allowing the construction of a building। एक रियल एस्टेट कंपनी है जो इंकर करती है एक्सपेंसेस को फॉर द एक्विजिशन ऑफ ए परमिट, एक परमिट लेने के लिए। किस लिए लेना उसको परमिट, कंस्ट्रक्शन करने है उसको बिल्डिंग की, उसके लिए एक परमिट रिक्वायर्ड है। विदाउट परमिट के वो उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती। इट हैज ऑल्सो एक्वायर्ड इक्विपमेंट दैट विल बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस बिल्डिंग। तो क्या करती है वो एक एक्वायर भी कर साथ में, एक तो उसने परमिट लिया, मतलब कि एक तो इसने परमिट लिया और एक उसने एक्वायर किया इक्विपमेंट को भी, जो कि वो यूज करते हैं दैट विल बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस बिल्डिंग, जिसका यूज वो वेरियस टाइप ऑफ बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्शन करने के लिए यूज करेगी। मतलब कि अगर हम देखें जो ये मैंने इक्विपमेंट लिया है इसका क्या यूज है, सिर्फ इसका आज लिया मैंने इसी पर्पज से लिया कि उसको इस बिल्डिंग में भी यूज कर लूंगा, इस बिल्डिंग में भी, इस बिल्डिंग में भी, इसमें भी। मतलब कि मेरा वो रेडी फॉर इंटेंडेड यूज है। जिस दिन मैंने लिया है उसको, जिस दिन एक्वायर किया, रेडी फॉर इंटेंडेड यूज है। तो मतलब कि वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लिया उसने, तो मतलब कि इसके अंदर मैं क्या करूंगा, कैपिटलाइज नहीं करूंगा बोरोइंग कॉस्ट को। ओके, तो यही लिखा हुआ है। और जो परमिट है, परमिट लिया मैंने वो इसलिए लिया, उस दिन रेडी फॉर इंटेंडेड यूज नहीं है, रेडी फॉर यूज है
बट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज नहीं है, तो उसलिए क्या होगा उसका, वो रेडी फॉर इंटेंडेड यूज कब होगा, जब मेरा कंस्ट्रक्शन वगैरह हो जाएगा बिल्डिंग्स का, मैं कंस्ट्रक्शन कर लूंगा तब। तो मतलब कि जो परमिट, अगर मैंने बोरोइंग मतलब बोरोड अमाउंट से लिया होगा परमिट, तो उस केस में क्या होगा, मेरा परमिट के अंदर मेरा बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी और इक्विपमेंट के अंदर नहीं होगी, क्योंकि ये मेरा क्वालिफाइंग एसेट नहीं है और ये वाला क्वालिफाइंग एसेट है। एग्जामिन वेदर द बोरोइंग कॉस्ट ऑन द एक्विजिशन ऑफ परमिट एंड द इक्विपमेंट बी कैपिटलाइज अंटिल द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज कंप्लीट। इसको तो नहीं करेंगे क्योंकि ये तो मल्टीपल एसेट्स में बिल्डिंग्स में यूज हो रही है। अगर सिर्फ इसी बिल्डिंग के लिए होता तब मेरे को देखना पड़ता कि और क्या कंडीशन दी हुई थी। अब ये मल्टीपल बिल्डिंग्स के लिए, मतलब कि इसका यूज ही ये है कि ये ऐसे बिल्डिंग्स बनाने में काम आता है मेरा जस्ट। और ये परमिट इसलिए लिया है कि हाँ ये लिए बिना मैं बना ही नहीं सकता, और ये लेना मेरा कोई यूज नहीं था, सिर्फ इसलिए लिए कि मैं आगे तक बना सकूं। ओके, जैसे लाइसेंस वाला मैंने न्यूक्लियर वाला आपको एग्जांपल दिया था, सेम। आइए इसे का देखते हैं। सिंस परमिट इज स्पेसिफिक टू वन बिल्डिंग, ये स्पेसिफिक है वन बिल्डिंग के लिए। इट इज द फर्स्ट स्टेप इन ए वाइडर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, ये फर्स्ट स्टेप था मेरा मेन पर्पस वो परमिट लेना नहीं था, मेरा मेन पर्पस था बिल्डिंग बनाना। तो बिल्डिंग बनाने के लिए मेरा एक एक्टिविटी थी वो, कि हाँ वो करनी जरूरी थी मेरे लिए, तो वो करनी जरूरी थी, तो मतलब कि वो मेरा क्वालिफाइंग सेट है। इट इज पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, उसका पार्ट है बिल्डिंग का एक, विच मीट द डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइंग सेट, तो मीट करता है वो with respect to equipment. No, since the equipment will be used for other construction project, it is ready for its intended use as the, जिस दिन एक्वायर किया उसी दिन उसका इंटेंडेड यूज वही था, अलग अलग बिल्डिंग्स के लिए यूज होगा वो। Hence it does not meet the definition, तो उसकी डेफिनेशन को मीट नहीं करता है। तो अब एक इलस्ट्रेशन 5 भी कर लेते हैं साथ ही साथ लगे हाथ। इज इंटरेस्ट ऑन ए लीज ऑफ ए क्वालिफाइंग एसेट कैपिटलाइज्ड एज बोरोइंग कॉस्ट, ये कह रहे हैं कि जो लीज के ऊपर इंटरेस्ट होता है क्वालिफाइंग एसेट है, अगर इज इंटरेस्ट ऑन लीज ऑफ ए क्वालिफाइंग एसेट कैपिटलाइज्ड एज बोरोइंग कॉस्ट, तो ये पूछ रहे हैं कि इंटरेस्ट होता जो लीज कौन सी क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर ऐड हो जाएगा, नहीं होगा, कैपिटलाइज होगा नहीं होगा। तो यही देखते हैं, एक एग्जांपल दिया हुआ इन्होंने, बड़ा प्यारा एग्जांपल, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर इंटरेस्ट इंकर्ड फॉर ए लीज इज स्पेसिफिक टू एन एसेट, यस इंटरेस्ट इंकर होता है फॉर ए लीज इज, वो स्पेसिफिक एक एसेट के ऊपर ही होता है इंकर, ठीक है। इंटरेस्ट इज कैपिटलाइज इफ, कब कैपिटलाइज हो जाएगा, इफ दी एसेट इज ए क्वालिफाइंग एसेट, अगर एसेट क्वालिफाइंग एसेट है और इज यूज्ड सोनली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए, चाहे तो वो खुद क्वालिफाइंग एसेट है या फिर सोनली यूज हो रही है एक क्वालिफाइंग एसेट के कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे ऊपर मेरा परमिट हो रहा था यूज। फॉर एग्जाम्पल एक क्रेन, और जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है इन्होंने, एक क्रेन है या फिर डॉकयार्ड आपने ली है, किस पे, लीज पे, लीज आउट फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए शिप, आपने इसलिए ली है वो क्रेन कि आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है शिप का। अब शिप क्या है मेरी क्वालिफाइंग एसेट, और वो ली है लीज पे मैंने, ठीक है, और वो ली है तो उसके ऊपर जो लीज, जब हम इंडेक्स 116 करेंगे तो उसके अंदर डिटेल में देखेंगे कि उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। तो जो वो इंटरेस्ट होगा वैसे तो मेरा उसका अलग ट्रीटमेंट होता है, वो इंडेक्स 116 में देखेंगे, बट इंडेक्स 23 कहता है कि आप उसको भी जो इंटरेस्ट लगा है, अगर आप क्वालिफाइंग एसेट के लिए उस लीज वाली एसेट को यूज कर रहे हो तो उस केस में वो इंटरेस्ट भी उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। मतलब कि आप उसका जो क्रेन है, क्रेन का डेप्रिसिएशन तो ऐड करते ही करते हैं उसमें, क्रेन का डेप्रिसिएशन तो आप ऐड करते ही करते उस एसेट की कॉस्ट में जो आप शिप बना रहे हो। तो मतलब कि साथ में आप जो उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह की भी एक एक्सपेंस होता है, उसको भी आप इसमें कैपिटलाइज कर दोगे। द शिप इज ए क्वालिफाइंग एसेट, द इंटरेस्ट ऑन द लीज ऑफ द क्रेन इज कैपिटलाइज्ड एज बोरोइंग कॉस्ट, तो उसको कैपिटलाइज कर दोगे शिप की कॉस्ट में। बोरोइंग कॉस्ट ऑन द लीज कैन ओनली बी कैपिटलाइज्ड अप टू द पॉइंट व्हेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट इज कंप्लीट, ये तब तक का ही करते हैं जब तक कंप्लीट होता है। तो ये आगे वाला पॉइंट है हमारा कि सीज वगैरह कब होता है, तो अभी आपको इस पर ज्यादा जोर नहीं देना है, ठीक है। तो आइए एक बार दोबारा से हम अपने नोट्स पे भागते हैं। भागो 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 भागो, हाँ जी, तो हम कहाँ पे थे, हाँ रिकॉग्निशन वाला मैंने आपको ये करवा दिया है अभी। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, ठीक है। दीज बोरोइंग कॉस्ट दैट वुड हैव बीन अवॉइडेड इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द क्वालिफाइंग एसेट हैड नॉट बीन मेड। बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल कौन सी वाली होती है कैपिटलाइजेशन के लिए, मैंने आपको ऊपर समझा ही दिया था कि वो वाली बोरोइंग कॉस्ट
जो वुड हैव बीन अवॉइडेड, अगर वो अवॉइड मतलब लगी ही मेरी इस वजह से कि मैं उन एसेट्स को, ये यहां पे मैंने दिखाया था कि क्या कर रहा हूं, कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, एक्वायर कर रहा हूं या प्रोडक्शन कर रहा हूं क्वालिफाइंग एसेट को। क्वालिफाइंग एसेट का हम मीनिंग देख के आ चुके हैं पहले। अगर उसके लिए कुछ मेरा, अगर मैं कोई बोरोइंग कॉस्ट इस वजह से इंकर हो रही है कि उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह ये सब कर रहा हूं, तो मेरी वो कैपिटलाइज हो जाएगी। बट कई बार क्या होता है कि एक बार कई बार ना डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए आइडेंटिफाई करना कि वो बोरोइंग कॉस्ट इसी वजह से लगी है नहीं लगी। जैसे कई बार आपको खुद शक हो जाता है कि जो मेरा बंदा है बंदी है वो सही में मेरे से प्यार करता भी है या फिर क्या कर रहा है, वो हो जाता है कई बार। बट आपको ट्रस्ट रखना है, ट्रस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप। तो आपको अभी देखना है, आप मान लो उसका पता नहीं लगा पा रहे कि वो डायरेक्ट इसके मतलब इसी वजह से लगी है नहीं लगी। हम कैसे कह सकते हैं इसी वजह से लगी है? अगर मैं इस कॉस्ट को अवॉइड कर सकता, अगर मैं उस क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर एक्सपेंडिचर नहीं करता, तो कह सकता हूं हाँ वो इसी वजह से लगी है। बट फिर भी कई बार मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है उसको आइडेंटिफाई करना कि आइडेंटिफाई डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बोरोइंग्स एंड, जैसे कि मेरा जनरल बोरोइंग्स, अभी आगे देखेंगे कुछ बोरोइंग्स ऐसी होती है कि मैंने वैसे ली हुई है, बोरोइंग्स बोरो किया हुआ है, बट एक एसेट कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं मैं। अब मेरे पास पैसा था, उस एसेट के यूज में लगा दिया मैंने। जैसे कि मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं, ये मेरी है बिल्डिंग, और मैंने कुछ वैसे ही लोन लिए हुए थे इस एसेट के लिए, स्पेशल नहीं लिए मैंने, स्पेसिफिक कोई लोन नहीं लिए इसके लिए, वैसे ही मैंने लोन लिए हुए थे, मतलब कि 10 लाख का लोन लिया हुआ था, और ये बिल्डिंग बन रही है मेरी 15 लाख की। तो मेरे पास पैसा था तो इस बिल्डिंग के ऊपर लगा दिया मैंने। अब आप आइडेंटिफाई करके बताओ कि जो ये लोन लगा है, लोन इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा होगा कुछ, तो क्या वो इसी वजह से लगा कि आप ये बिल्डिंग बना रहे हो? क्योंकि आपने डायरेक्टली तो लिया नहीं। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप कई बार आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। बट इसमें आप देखोगे कि अगर आप ये बिल्डिंग ना बनाते, इनडायरेक्टली भी दिखाई देता हूँ कि कैसे लगाओ, तो ये लगती नहीं अगर ये ना बनाता तो। मैं इस प्रूफ कर देता हूं अभी। आपके पास जैसे 15 लाख रुपया था, आपने बिल्डिंग ना बनाते अगर, तो क्या करते? तो आपने जो ये लोन लिया हुआ था इसको रिटर्न कर देते, रिफंड कर देते, इसको रिडीम कर देते, तो आपका कॉस्ट नहीं लगता ना फिर, बोरोइंग कॉस्ट। तो आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप आप ना भी बना पा रहे थे, बट बनवा दिया। Not always easy to identify direct relationship between borrowings and a qualifying asset and to determine the borrowings that could have otherwise been avoided. इसको मैं अवॉइड कर सकता था ना, डायरेक्टली नहीं लग रहा बट हाँ कर सकता था। तो मतलब इसमें देखेंगे आगे स्टेजेस क्या क्या होती हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स 23 की। मेरी कुछ स्टेजेस की बात करेंगे हम। यहाँ पे स्टेजेस है मेरी, जैसे कि मैं कब, सबसे पहले तो कैपिटलाइज करना कब से स्टार्ट करूंगा, मैंने सारा देख लिया, बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है, उसके बाद क्वालिफाइंग एसेट कौन सी होती है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, उसके बाद मैंने देखा कि जो क्वालिफाइंग एसेट है और कुछ बोरोइंग कॉस्टिंग करी है, उसमें से कौन से वाली बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, देख लिया। अब कितनी कैपिटलाइज होगी वो तो आगे अभी देखेंगे, अभी हमने सिर्फ ये देखा है। तो ये कैपिटलाइज तो होगी, बट कब से होनी स्टार्ट होगी और कब ये स्टार्ट मतलब कैपिटलाइज होनी बंद होगी, मतलब कब स्टार्ट होगी कब बंद होगी, या फिर कभी बीच में सस्पेंड भी हो जाएगी कि हाँ, जैसे कि मैं यहाँ स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पे स्टार्ट हुई है मेरी कमेंसमेंट हो गई है, कैपिटलाइजेशन होने कमेंस हो गई है, यहाँ तक मेरी कैपिटलाइज होती रही होती रही होती रही। ये क्या है मेरा पीरियड टाइम पीरियड है, मतलब ये 2010, ये आ गया मेरा, ये था मेरा 1 अप्रैल 2010, ये आ गया मेरा 30 दिसंबर 2010। इस दिन मेरी सस्पेंड हो गई है, मतलब कि इस पीरियड के बाद मेरी कैपिटलाइज नहीं होगी, बट एक पीरियड आया उसके बाद फिर कैपिटलाइज होनी शुरू होगी। कब मेरी हुई, ये 31 मई 2011 से, फिर ये बिल्कुल ही बंद हो गई है, अब सस्पेंड नहीं हुई, बिल्कुल बंद हो गई है। कब हुई है, ये हुई है मेरी 25 मार्च
2012 को, कुछ भी लगा लो, 2012। इस दिन बंद हो गई है मेरी ये। अगर बंद हो गई है तो हम देखेंगे कि इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है। हम ट्रिगर पॉइंट्स निकालेंगे कि ऐसा क्या पॉइंट है कि वो होगा तो मैं कमेंस कर दूंगा शुरू। अगर मेरे को ये लगेगा कि हाँ अगर ये हो गया तो मेरे को सस्पेंड कर देनी है। अगर मेरे को लगा कि हाँ ये हो गया, ये वाला ट्रिगर तब क्या है, तो मेरे को बंद कर देनी है बिल्कुल, कि कैपिटलाइज नहीं होगी, जितनी होनी थी हो चुकी। तो देखते हैं कमेंस कब से देखते हैं। सबसे पहले कमेंस वाला देखते हैं ट्रिगर पॉइंट क्या है। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कमेंसमेंट डेट इज द डेट व्हेन द एंटिटी फर्स्ट मीट्स, जिस दिन वो सबसे पहले ये सारे क्राइटेरिया को मीट करेगी उसी दिन से मैं कमेंस कर दूंगा कैपिटलाइजेशन। कौन से क्राइटेरिया उसके लिए देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन क्युमुलेटिवली ओनली पर्टिकुलर, मतलब कि सारी कंडीशन हमारे 3 कंडीशंस दी हुई है, हमारी 3 कंडीशंस हैं और उन 3 कंडीशंस को मैं देखूंगा कि कब वो फुलफिल हो रही है, कब मीट कर रही है। जिस दिन मीट होगी उस दिन से मेरा स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उस दिन का मेरा ट्रिगर दब जाएगा कमेंसमेंट वाला। इट इंकर्स एक्सपेंडिचर फॉर दिस। वाह क्या बात लिखी है। एक तो कहते हैं कि जिस दिन आप एक्सपेंडिचर कर दोगे एसेट के लिए, जो क्वालिफाइंग एसेट है आपकी, उसके लिए कुछ एक्सपेंडिचर कर दोगे वो दिन। उसके साथ में 2 और कंडीशंस भी हैं, मतलब कि एक्सपेंडिचर कर दिया, एक्सपेंडिचर किस फॉर्म में होता है मेरा, किस फॉर्म में। अगर मैं कुछ कैश में एक्सपेंडिचर कर देता हूं या फिर अपनी दूसरी एसेट दे के कुछ उससे ले लेता हूं, वो भी एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा। मैंने अपनी बुक से चाहे तो कैश दे दी उसको, चाहे मैंने कोई एसेट दे दी, या फिर मैंने कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होगी मेरी जिसपे मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कुछ भी अगर इन तीनों में से होता है तो मतलब कि मेरा फर्स्ट पॉइंट ट्रिगर हो चुका है। कौन सा, इसमें 3 कंडीशंस हैं, ये फर्स्ट कंडीशन ही एक्सपेंडिचर वाली, ये तीन एक ही है, इसी के बच्चे हैं ये 3। कौन से दोज एक्सपेंडिचर दैट हैव बीन रिजल्टेड इन पेमेंट ऑफ कैश। ऐसा एक्सपेंडिचर किया आपने जिसकी वजह से आपको पेमेंट करनी पड़ रही है कैश में, एक्सपेंडिचर वाले ही हैं कि एक्सपेंडिचर कब माना जाएगा कि उसने इंकर कर दिया है। चाहे तो उसको ऐसा एक्सपेंडिचर किया उसने कि हाँ उसको कुछ पेमेंट करनी पड़ी है कैश में, या फिर उसको कोई दूसरी एसेट को ट्रांसफर करना पड़ा है, ऐसा कुछ एक्सपेंडिचर कर दिया उसने, और या फिर उसने कुछ ऐसी लाइबिलिटी क्रिएट कर हो चुकी है, एज्यूम हो चुकी है इस वजह से कि उसने कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर किया जिसपे इंटरेस्ट बियर करना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इन तीनों में से कुछ भी होता तो मतलब ये मान लेंगे कि हाँ उसने एक्सपेंडिचर कर दिया उस एसेट पे। और या हाँ जो एक्सपेंडिचर, चलो ये वाला पॉइंट मैं आगे आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये थोड़ी देर में बताऊंगा। या फिर उसने बोरोइंग कॉस्ट इंकर कर दी है। वाह बोरोइंग कॉस्ट का चैप्टर है सर, ये क्या खेल मजाक लगा रखा है आपने, क्या कर रहे हो। मैंने नहीं, ये इंडेक्स 23 आपका कुछ मजाक करता रहता है। बोरोइंग कॉस्ट है, बोरोइंग कॉस्ट इंकर नहीं होगी, हम उसी को तो कैपिटलाइज कर रहे हैं भाई साहब। ये कहता है कि अगर आपने बाहर से लोन लिया बैंक से, बैंक ने कहा कि आप इंटरेस्ट मत दो मेरे को, आप इंटरेस्ट मत दो, आपका फ्री है, तो मेरी बोरोइंग कॉस्ट इंकर ही नहीं हुई, मेरे को फ्री में पैसा मिल गया, तो उस केस में कैपिटलाइज नहीं होगा। मैं तो तभी तो कैपिटलाइज कर रहा था अगर मैं कुछ बोरोइंग कॉस्ट इंकर कर रहा था, नोशनल तो मैं कभी ऐड किया ही नहीं इसमें। तो ये ऐसे मतलब चुन्नू मुन्नू से पॉइंट डालते हैं ना, क्या करूं, ऐसे समझाने का मन नहीं होता कई बार, तो ये ऐसे ऐसे चुन्नू मुन्नू पॉइंट समझाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद एक्टिविटीज होती है जो नेसेसरी हैं इसके लिए, प्रिपेयर करने के लिए एसेट को फॉर इट उसके इंटेंडेड यूज और सेल। अगर कुछ एसेट है उसके ऊपर मैं कुछ एक्टिविटी कर रहा हूं, वो एक्टिविटी इसलिए जरूरी है कि मेरे को जिस इंटेंडेड यूज या सेल के लिए मेरे को चाहिए वो हो रही है। अब मान लो कोई एसेट है मेरे को मान लो कोई बिल्डिंग बनानी है। अब बिल्डिंग बनानी है उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं फिजिकली कोई एक्टिविटी ही करूं, मैं कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी भी कर रहा हूं। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे, जैसे कोई टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फिजिकल कंस्ट्रक्शन, जो फिजिकल कंस्ट्रक्शन से पहले मेरा कुछ डिजाइन वगैरह प्रिपेयर कर रहा हूँ, या फिर उसका क्योंकि नक्शा वगैरह बनवाना पड़ता है ना, मेरे को डिजाइन वगैरह करना पड़ता है, कुछ प्लानिंग वगैरह। अगर मैं वैसे एक्टिविटी कर रहा हूँ और वैसे एक्टिविटी मेरे लिए जरूरी है, नेसेसरी है कि मैं
इस एसेट को जिस कंडीशन में यूज करना चाहता हूं, जिस कंडीशन में इसको सेल करना चाहता हूं, उस कंडीशन तक लाने के लिए मेरे को वो एक्टिविटी करनी जरूर पड़ेगी। तो वो मतलब कि मान लेता हूं कि वो जो चाहे फिजिकली मेरी बननी स्टार्ट नहीं हुई है, मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव या टेक्निकल कुछ वर्क चल रहा है अगर, तो मतलब ये मान लूंगा कि हाँ मेरी नेसेसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। तो जिस दिन मेरी क्या क्या होगा, मेरी बोरोइंग कॉस्टिंग करोगी, जिस दिन बोरोइंग कॉस्टिंग करोगी, और जिस दिन मेरी नेसेसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी, और जिस दिन मेरा एक्सपेंडिचर इंकर हो जाएगा, इन तीनों जब फिलफिल हो जाएंगे जिस डेट को, उस दिन से मैं कैपिटलाइज स्टार्ट कर दूंगा अपना। तो आइए एग्जांपल से थोड़ा समझाता हूं आपको। जैसे मेरा एक्सपेंडिचर हुआ कौन सी डेट को, ये मान लेते हैं कि ये हुआ मेरा 1 अप्रैल 2025 को। ओके, एक्सपेंडिचर इंकर कर दिया मैंने, कुछ उससे ऐसा एक्सपेंडिचर किया कि उसको मैंने कैश पे किया है, जो भी उसको एसेट दी, या फिर कुछ मेरी उसने कहा कि चलो उधार पे ले जाओ, बाद में पैसे दे देना और इतना ब्याज लगेगा आपका, ठीक है, डन। और कुछ बोरोइंग कॉस्टिंग हुई मेरी। बोरोइंग कॉस्ट कब से हुई मेरी इंकर शुरू, मान लो मैंने जिस दिन ये एक्सपेंडिचर किया था, ये तो 1 अप्रैल को कर दिया, अब मेरी बोरोइंग कॉस्ट इंकर हुई मान लो स्टार्ट 15 और अप्रैल 2025 से इंकर हुई स्टार्ट, मतलब उस दिन मेरी बोरोइंग कॉस्ट पे मैंने कुछ लिया पैसा। और मेरी एक्टिविटीज थी जो, वो स्टार्ट कब हुई, मेरी एक्टिविटीज जिस दिन मैंने एक्सपेंडिचर किया उससे भी पहले होगी, मान लो मेरी ये होगी थी 1 मार्च 2025 को नेसेसरी एक्टिविटी स्टार्ट। तो आप ये मेरे को बताओ कि जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसके अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन कौन सी डेट से स्टार्ट होगा। मेरी ये हुई है 1 अप्रैल से एक्टिविटी स्टार्ट। इसमें से आप ये देखोगे बाद वाली डेट कौन सी है, बिल्कुल इजी, जो आपकी तीनों एक्टिविटीज की सबसे बाद वाली होगी उस दिन से आप कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर दोगे। 1 मार्च 2025 है, इसके बाद आती है मेरी 1 अप्रैल 2025, इसके बाद आती है, सबसे बाद में आती है 15 अप्रैल 2025। तो आपका कब से स्टार्ट हो जाएगा, आपका इस डेट से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आ रहा है मजा, मजा लेने हैं आयो, मजे में पड़ेंगे, मजे में, मजा में, मजा में रहना चाहिए। तो इसमें मैंने आपको एक करवा दिया एक बार, इसके अंदर एक पॉइंट मैंने स्किप कराया था अभी, ये देखते हैं। इट इज रिड्यूस्ड बाय एनी प्रोग्रेस पेमेंट। जैसे एक्सपेंडिचर मान लो मैंने किया 50 लाख रुपीज का, मतलब कि 50 लाख रुपए का मैंने खर्चा कर दिया, उसमें से मैं मतलब कि बिल्डिंग बना रहा था, बिल्डिंग सिर्फ सेल करने के पर्पज से फ्लैट्स वगैरह बना रहा था, तो मेरे को कुछ पैसा मिल गया, या फिर कुछ और एसेट लगा लो, कुछ भी बना रहा हूं मैं, उसका कुछ मेरे को पैसा मिल गया, या फिर गवर्नमेंट से कुछ ग्रांट वगैरह मिली है, कुछ भी मेरे को मतलब उस एसेट बनाने की वजह से मेरे को पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है मेरे को। एक्सपेंडिचर कर दिया था, कुछ पैसा आ गया, मेरा 50 लाख का मान लो एक्सपेंडिचर कर दिया था इसके ऊपर, 50 लाख का, इसमें से मेरे को 10 लाख रुपीज मिल गए, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना माना जाएगा, 40 लाख। और जब कैपिटलाइज करूंगा आगे देखूंगा कि कैसे निकालते हैं, तो इसमें यही कहा था कि जो ये एक्सपेंडिचर है इसको रिड्यूस कर दोगे आप किस अमाउंट से, रिड्यूस बाय एनी प्रोग्रेस पेमेंट, कुछ प्रोग्रेस पेमेंट वगैरह रिसीव होती है, या फिर जैसे जैसे आपका बढ़ता जाता है ना, आपने इंटर में भी देखा होगा कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी वाले, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स वाले में, कि हाँ कैसे कैसे आपका वो प्रोग्रेस होता जाता, तो रियल एस्टेट मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह होता जाता है, तो आपको पैसा मिलता रहता है उससे, तो वो वाला माइनस हो जाता है। रिसीव्ड एंड ग्रांट रिसीव्ड इन कनेक्शन विद एसेट, उस एसेट से कनेक्शन की वजह से मिलती है। ओके, तो इसके बाद मैं आपको एक बार आगे भी बढ़वाता हूँ थोड़ा। इसमें हमने देखा एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फिजिकल कंस्ट्रक्शन है, ये हमने बात कर ली उसकी। सच एज द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद ऑब्टेनिंग, मतलब परमिट्स वगैरह लेने हैं, कुछ लाइसेंस वगैरह लेने हैं, कुछ डिजाइन वगैरह बनाने हैं, मेरे को प्लानिंग करनी है, कुछ भी हो सकते हैं ये फिजिकली होने से पहले, कुछ मतलब फिजिकल एक्टिविटीज स्टार्ट होने से पहले, कुछ अगर मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव या टेक्निकल एक्टिविटीज भी होती हैं वो मान लिया जाएगा कि हाँ एक्टिविटीज मेरी स्टार्ट हो चुकी हैं जो नेसेसरी है इंटेंडेड यूज और सेल
करने के लिए विद ऑब्टेनिंग परमिट प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ, एक्सक्लूड करेंगे इसमें से दी होल्डिंग ऑफ एन एसेट व्हेन नो प्रोडक्शन और डेवलपमेंट दैट चेंजेस दी एसेट्स कंडीशन इज टेकिंग प्लेस। ओके, इसमें क्या लिखा है, एक्सक्लूड करेंगे इसमें से होल्डिंग ऑफ एन एसेट व्हेन नो प्रोडक्शन और डेवलपमेंट दैट, हाँ जी, एक्सक्लूड करेंगे दी होल्डिंग ऑफ एन एसेट व्हेन नो प्रोडक्शन और डेवलपमेंट दैट चेंजेस द एसेट कंडीशन इज टेकिंग प्लेस। इसमें से कौन सा एक्सक्लूड कर देंगे, होल्डिंग कर रहे हैं अगर एसेट की, जब मेरा कुछ भी प्रोडक्शन या डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो उस केस में मैं उसको दैट चेंजेस द एसेट कंडीशन इज टेकिंग प्लेस, मतलब कि मेरा कुछ प्रोडक्शन या डेवलपमेंट नहीं हो रहा और मेरी एसेट की कोई कंडीशन में भी चेंज नहीं आ रहा कि मैं उस वो मेरी एसेट इंटेंडेड यूज के लिए कुछ ऐसा, मतलब कि हेल्ड करना जरूरी है, अगर मान लो कुछ टाइम के लिए छोड़ना जरूरी है कि हाँ उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन में नहीं चले, कुछ डेवलपमेंट में चलेगा, तो वो एक्सक्लूड नहीं है। यहाँ पे कौन से एक्सक्लूड है, जिसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है एसेट की कंडीशन में, किस वजह से, ना कोई प्रोडक्शन हो रहा ना डेवलपमेंट हो रहा, तो उस एसेट को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है कि मतलब हाँ उसके ऊपर मेरा कैपिटलाइजेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल, बोरोइंग कॉस्ट इंकर्ड वाइल लैंड एक्वायर्ड, अगर मैं कोई लैंड एक्वायर करता हूँ और उस फॉर बिल्डिंग पर्पस, मतलब कि उसके ऊपर कुछ बिल्डिंग वगैरह बनाऊंगा, इज हेल्ड कर रहे हैं विदाउट एनी एसोसिएटेड डेवलपमेंट, उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं चल रही है तो वो क्वालिफाई नहीं होगी कैपिटलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो यही हो गया ना बात, एक्टिविटीज नेसेसरी, इसी के पॉइंट थे कि कौन से में नहीं होगा। एक तो वही एक्सक्लूड कर देना कि जिसमें मतलब कोई प्रोडक्शन और डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा और उसको हेल्ड कर रखे, हेल्ड करने से उसकी कंडीशन में भी चेंज नहीं आ रहा, जैसे विस्की की कंडीशन या वाइन की कंडीशन में चेंज आ रहा था कि उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, मतलब उसका एक प्रोसेस का पार्ट था वो हेल्ड करना। अब लैंड का ऐसे नहीं है तो उस केस में आप उसमें कैपिटलाइजेशन जो बोरोइंग कॉस्ट होगा उसको कैपिटलाइज नहीं करोगे। तो इसका एक बार इलस्ट्रेशन 10th देख लेते हैं जल्दी से। इलस्ट्रेशन 10th पे पहुंचिए सभी। हाँ जी, ये बड़ा छोटा सा प्यारा सा इलस्ट्रेशन दे रखा है इन्होंने, मैं तो कहता हूँ ऐसे ऐसे आपको खुद ही निपटा देने चाहिए। हाँ जी, जो एक्स लिमिटेड है वो कमेंस करती है एक न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का, एक नया प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करती है, विच इज टू बी फाइनेंस्ड बाय बोरोइंग, तो उसको फाइनेंस करना उसको बोरोइंग से। दी की डेट्स आर एज फॉलोज, तो इन्होंने कुछ डेट्स दी हैं तो वो देखते हैं कौन सी डेट्स दी है। इन्होंने दी है 15 मई को, इन्होंने क्या किया, लोन इंटरेस्ट रिलेटिंग टू द प्रोजेक्ट स्टार्टेड इंक्रीजिंग, तो इनका लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है 15 मई से। ठीक है, मतलब कि बोरोइंग कॉस्ट इंकरिंग की डेट होगी है, हम यहाँ पे लिखते रहते हैं ना साथ साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये होगी मेरी बोरोइंग कॉस्ट इंकर। ठीक है, मैं वो तीनों एक्टिविटी देखूंगा ना कि तीनों कब हो रही है, बोरोइंग कॉस्ट इंकर होगी यहाँ पे। ठीक है, टेक्निकल साइट प्लानिंग कमेंस, इसकी मतलब कि टेक्निकली साइट की प्लानिंग कमेंस हो चुकी है, मतलब कि नेसेसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, नेसेसरी एक्टिविटी स्टार्टेड, कमेंस भी लिख दो यहाँ पे, कुछ भी लिख लो, मतलब मैं इसकी लैंग्वेज ही लिख रहा हूँ थोड़ा टेक्निकल। और एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोजेक्ट स्टार्टेड इंक्रिंग, मतलब एक्सपेंडिचर भी हो गया, इस दिन एक्सपेंडिचर इंकर हो गया मेरा, एक्सपेंडिचर इंकर, मतलब कि ये 3 एक्टिविटी थी, और ये तीनों एक्टिविटी मेरी किस डेट को कंप्लीट हो रही है, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क कमेंस, ये हमने देखा था कहीं कंडीशन में, ये धक्के से आ रहा भाई, मैं भी आ रहा हूँ, तुम 3 भाई जा रहे हो तो साथ में मैं भी निकल लेता हूँ तुम्हारे साथ, एग्जाम में बच्चों के मार्क्स कटवा दूंगा थोड़े, इसका कहीं था ही नहीं हमारा, हमारा लॉजिक तो जो कैपिटलाइज कब से स्टार्ट हो रहा था, कमेंसमेंट, उसमें तो ये देखा ही नहीं मैंने कंस्ट्रक्शन वर्क कब से कमेंस हो रहा है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसी डेट से करके आएंगे, इस डेट से कैपिटलाइज करना शुरू, नहीं, आपका इन तीनों में से देखने हैं ना, आप सबसे पहले वही मार्क करोगे कि हम कौन सी 3 भाई थे, वो एक बोरोइंग कॉस्ट था, एक नेसेसरी एक्टिविटीज वाला था, एक एक्सपेंडिचर इंकर वाला, इन तीनों में से कौन सा सबसे बाद में पैदा हुआ, इसमें से सबसे बाद में कौन सा, ये 15 मई को हुआ पैदा, ये 2 जून को, ये 19, तो 19 जून को लास्ट वाला पैदा हुआ, तो मतलब कि तीनों बच्चे पैदा हो चुके थे, तीनों भाई पैदा हो चुके थे, तो 19 जून से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, कमेंस हो जाएगा कैपिटलाइजेशन। तो वही देखते हैं, कमेंसमेंट डेट वुड बी दी 19 जून को, ये वाला नहीं है 18 जुलाई, कहाँ करके आ जाओ। ओके, तो आइए नोट्स पे चलते हैं दोबारा से, एक बार ये मैंने चार्ट भी दे रखा है आपको, इससे भी थोड़ी हेल्प ले लेना। कमेंसमेंट कब होगा, दैट
स्टार्ट फ्रॉम द डेट व्हेन द एंटिटी फर्स्ट मीट्स ऑल ऑफ द फ्लोइंग कंडीशंस, जिस दिन वो सारी इन कंडीशंस को मीट कर देगा। कौन सी कंडीशंस को? स्टार्ट फ्रॉम द डेट, ये सारी कंडीशंस मीट हो जाएंगी। कौन सी? वही एक्सपेंडिचर इंकर कर देगा अगर वो सेट पे, बोरोइंग कॉस्ट इंकर कर देगा, नेसेसरी एक्टिविटीज को स्टार्ट कर देगा जो इंटेंडेड यूज और उसके लिए जरूरी है। बस भैया जी, ये ऐसे घिसे पीटे से जो टॉपिक्स है ना, इनको मेरा करवाने का दिल नहीं होता, बट करवा देता हूँ आपको कि हाँ एग्जाम में आ गया ना तो 5-10 नंबर बिल्कुल चुटकियों में आ जाएंगे फ्री में। और आपका जो बच्चे कहते हैं नंबर नहीं आते, ऐसे ऐसे टॉपिक्स नंबर दिलवा जाते हैं फ्री में। टाइप ऑफ बोरोइंग, बोरोइंग कितने टाइप्स की होती है? हमारी होती है 2 टाइप की। एक तो स्पेसिफिक की है हमने, एक मान लो एक बिल्डिंग बनानी है, मैंने लोन लिया बाहर से कि हाँ मेरे को ये बिल्डिंग बनानी है इसलिए मैंने लोन ले रहा हूँ। और एक मैंने कि हाँ मेरे पास उस बिल्डिंग के लिए नहीं लिया, मैंने वैसे ही लोन ले लिया और उससे कुछ बिल्डिंग बना ली। मतलब कि जो स्पेशल बिल्डिंग के लिए वो तो हो गया मेरा स्पेसिफिक बोरोइंग, कि मैं इसीलिए लोन लिया है कि मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ। एक मेरा वैसे लोन ले लिया, मेरे पास पैसा था तो मैं जो बिल्डिंग बना रहा था उसके लिए भी यूज हो गया उससे फंड। तो ये एंटिटी बोरोज फंड स्पेसिफिकली टू ऑब्टेन ए क्वालिफाइंग एसेट। एंटिटी ने बोरो किए फंड स्पेसिफिकली इस एसेट के लिए क्वालिफाइंग। ये क्वालिफाइंग एसेट कोई भी हो सकती है, हमने जो देखा था कौन सी क्वालिफाइंग एसेट थी। इसमें मान लेते हैं कि बिल्डिंग, एक एग्जांपल के लिए मान लो बिल्डिंग के लिए लिया आपने कुछ फंड स्पेसिफिक उसी के लिए। तो क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, तो उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि बोरो किस लिए किया, इसी के लिए किया। मैंने आपको पहले भी बताया था उसमें इनडायरेक्ट वाला एक रिलेशन दिखाया था, वो वाला नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप बोरोड फंड्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप कि बोरो मैंने इसलिए किया कि मेरे को वो बिल्डिंग बनानी थी। इट विल बी कैपिटलाइज टू दी रिलेटेड कॉस्ट। उसको क्या करेंगे, जो बिल्डिंग की कॉस्ट है उसके अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस को उसको कैपिटलाइज कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब बोरोइंग कॉस्ट को नोशनल बोरोइंग होगी तो उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ये तो हम इंडेक्स 23 का बिल्कुल जीता जागता एक रूल है, कसमें खा के बैठा कि मैं नोशनल बोरोइंग को तो ऐड करने ही नहीं दूंगा। ओके, बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, कितनी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन के लिए अलाउ होगी, एलिजिबल है। एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट जो इंकर होती है ड्यूरिंग द पीरियड, वो उसमें से क्या माइनस करूंगा? अगर कुछ इन्वेस्टमेंट इनकम होती है, कैसे? जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एक जैसे मैंने एक लोन लिया बैंक से, कितने का? 1 CR का। किसके लिए? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बट ये मैंने लिया है 1 अप्रैल 2024 को। अब इससे मैं क्या कर रहा हूं? इससे मैं कुछ खर्चा मेरा बिल्डिंग बना रहा हूं तो सारा एक ही दिन पे तो लग नहीं जाएगा सारा, कुछ आज एक्सपेंडिचर कर दिया, कुछ थोड़े टाइम बाद होगा मेरा एक्सपेंडिचर। तो मान लेते हैं कि 1 अप्रैल को इसने एक्सपेंडिचर किया है, सिर्फ एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर कितने का? इसने मान लेते हैं कि 50 लाख का किया है, और इसके पास जो बाकी का 50 लाख था वो उसने इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे भी। सोचा कि इतने जब तक मैं इन्वेस्ट मतलब एक्सपेंस नहीं करने का जरूरत, इसको कहीं इन्वेस्ट ही कर देता हूँ। खाली रखा हुआ पैसा तो किसी काम का है नहीं, वो तो बढ़ेगा नहीं अपने आप। जैसे पेड़ पौधे तो बढ़ जाते हैं, वो तो बढ़ेगा नहीं, उसको तो कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ तो मेरे को रिटर्न आएगा। तो हाँ, उसने इन्वेस्ट कर दिया बाकी का 50 लाख। कब तक? जब मेरा ये बाकी का 50 लाख की एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट कब पड़ती? इसकी 50 लाख की एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है मेरी, मान लो 30 सितंबर 2024, 30 सितंबर। तो तब तक के लिए इसने इन्वेस्ट कर दिया, मतलब 6 मंथ्स के लिए। तो जितना भी इसकी बोरोइंग कॉस्ट बनी होगी टोटल लोन पे 1 CR के, उसमें से माइनस क्या कर देंगे हम? जो ये 50 लाख का इसने इन्वेस्ट किया होगा तो कुछ इसको अर्निंग भी हुई होगी, जो अर्निंग हुई है वो उसको इसमें से माइनस कर देंगे बोरोइंग कॉस्ट में से। ओके, तो यही लिखा है इन्होंने कि जो फिर आएगा नेट, कि मेरा नेट टोटल मान लो मेरे को बोरोइंग कॉस्ट बनी थी 1 CR पे, मान लेते हैं कि ये मेरे को मिला था 10% के रेट पे 1 CR।
10%, तो मतलब कि 10 लाख की मेरी बोरोइंग कॉस्ट हो गई थी। ये बोरोइंग कॉस्ट हो गई है मेरी, मान लो कितने की, 10 लाख की। अब इसमें माइनस कर दूंगा, कुछ इनकम हुई है मान लो मेरी जनरेट इससे 2 लाख की, तो 2 लाख माइनस कर दूंगा तो नेट बोरोइंग कॉस्ट मेरी आ गई 8 लाख की। इसी को मैं कैपिटलाइज करूंगा। ओके, ये लिखा। कौन सी एलिजिबल है, एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट जो इंकर हुई, ठीक है, उसमें से माइनस कर दूंगा। कुछ इन्वेस्टमेंट इनकम हुई है, अगर टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट किया था उन फंड्स को, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट किया था अगर, जो फंड्स उसके लिए लिए थे स्पेसिफिक, तो वो वाला माइनस हो जाएगा। इफ स्पेसिफिक बोरोइंग इज स्टिल रिपेबल, हाँ ये वाला मैं थोड़ी देर में करवाऊंगा आपको कवर। सबसे पहले हाँ चलो करवाई देता हूँ। अगर मैंने जो स्पेसिफिक बोरोइंग ली थी 1 CR की, ये मैंने बनाने के लिए ली थी अपनी एक बिल्डिंग। मैंने जो 1 CR का लिया था लोन, 1 करोड़ लोन टेकन ऑन 1 अप्रैल 2024 को। अब जिस बिल्डिंग के लिए था, किस लिए लिया था, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। और ये लोन कितने टाइम के लिए लिया मैंने, मान लो ये 5 ईयर्स के लिए लिया, ये मान लो 5 ईयर्स के लिए लिया लोन मैंने, और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो जाता मेरा कंप्लीट सिर्फ 2 ईयर्स में। तो 2 ईयर्स तक तो ये मेरा स्पेसिफिक लोन होगा, तो इसकी जो भी कॉस्ट होगी वो मेरी बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएगी। उसके बाद 2 ईयर्स के बाद मेरा बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि सीज हो जाता है, मतलब कि उस बिल्डिंग पे नहीं कर सकते। तो ये जो बोरोइंग्स है मेरी स्पेसिफिक, इसको क्या मान लिया जाएगा, अगर मैं तब भी उसको रिपे नहीं करता हूँ, 3 साल और रखता हूँ मैं, मान लो मतलब 5 साल तक रख रहा हूँ टोटल, तो 3 साल तक वो मेरी जनरल बोरोइंग मानी जाएगी। और जनरल बोरोइंग मानी जाएगी तो उसका कैसे कैपिटलाइजेशन होता है वो हम आगे देखेंगे, जब जनरल बोरोइंग वाला देखेंगे। तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन 8 पे आओ, इसको मैं अभी और डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप हड़बड़ाने मत लगा करो, बड़े प्यार से समझा करो। इलस्ट्रेशन 8 पे आइए, यहाँ पे प्यार मोहब्बत से पढ़ाई होती है। दिल लगा के पढ़ो, दिल लगा के, दिल पढ़ाई से ही लगाना है, अपने आसपास आर्टिकल से नहीं लगाना। और कहीं कहीं तो ऐसे निकम्मे होते हैं कि जो सीएज होते हैं उनसे ही लगा लेते हैं, जो फ्रेशर्स आपके कंपनी में आते हैं, आपकी फर्म में आते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2001 को ए लिमिटेड ने लोन लिया है 8%, 8% रेट पे लोन लिया, कितने का, 50 लाख का, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब बिल्डिंग ए के लिए, विच इज रिपेबल आफ्टर 6 ईयर। वो रिपेबल कब होगा, 6 ईयर्स के बाद, दैट इज ऑन 31 मार्च 2007। ठीक है, मतलब इसने कब लिया, 2001 में, कब रिपे होगा, 6 ईयर्स के बाद, 2007 में। दी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन, ये होगा इसका कंस्ट्रक्शन 2 ईयर्स में कंप्लीट, मतलब 2003 में। तो ये जो, ये पहले तो क्या था मेरा, स्पेसिफिक था, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, किसके लिए लिया था, बिल्डिंग ए के लिए, मतलब ये स्पेसिफिक लोन है मेरा। उसके बाद ए लिमिटेड स्टार्ट करता है कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू बिल्डिंग बी इन द ईयर फॉर विच ही यूज्ड हिज एग्जिस्टिंग बोरोइंग। इसके एग्जिस्टिंग बोरोइंग कौन सी थी, ये 50 लाख जो इसने ए बिल्डिंग के लिए लिया था। और उसको जब ए बिल्डिंग मेरी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद क्या करता है, वो यूज करना शुरू कर देता है बी बिल्डिंग के लिए। ए लिमिटेड स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग बी, बिल्डिंग बिल्डिंग के लिए 2003-4 से, मतलब कि जब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई थी उसके बाद से, फॉर विच ही यूज्ड हिज एग्जिस्टिंग बोरोइंग, ये वाले बोरोइंग्स को ही यूज कर रहा है 50 लाख को। ही हैज आउटस्टैंडिंग जनरल पर्पज लोन ऑफ 25 लाख, इसके पास एक लोन भी है साथ में, इसके अलावा एक लोन भी है 25 लाख का, इंटरेस्ट ऑन विच इज पेबल एट, उसके ऊपर इंटरेस्ट है 9% का, और एक और लोन है उसके पास 15 लाख का, उसके ऊपर इंटरेस्ट है 7% का। तो रिकमेंड करो वेदर द स्पेसिफिक बोरोइंग शुड बी ट्रांसफर टू जनरल बोरोइंग पूल वंस द रिस्पेक्टिव क्वालिफाइंग सेट इज कंप्लीटेड। तो वही पूछा है जो मैं आपको बता के आ चुका हूं कि हाँ कर सकते हैं। यस इफ स्पेसिफिक बोरोइंग्स वर नॉट रिपेड, अगर वो स्पेसिफिक बोरोइंग ली थी वो रिपे नहीं हुई है, यहाँ पे देखा हमने कि 2003 में कंप्लीट हो गई थी, बट रिपे तो मेरी 2007 में हो रही है ना, वो ये देखो यहाँ पे
दे बिकम जनरल बोरोइंग फॉर एज लॉन्ग एज दे आर आउटस्टैंडिंग, जब तक वो आउटस्टैंडिंग है तब तक की मेरी जनरल बोरोइंग मानी जाएगी उसको। दी बोरोइंग कोस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ऑब्टेनिंग क्वालिफाइंग सेट्स आर दोज बोरोइंग कोस्ट दैट वुड हैव बीन अवॉइडेड। तो इसमें ये बोला है कि बोरोइंग कोस्ट को हमने वहां पे एक कंडीशन देखी थी कि डायरेक्टली इसीलिए एट्रीब्यूटेबल कब माना था, कौन सी, जब मैंने देखा था कि मैं कौन सी बोरोइंग कॉस्ट को हमने कैपिटलाइज कर रहे थे। हमने देखा था कि जब मैं किसी बोरोइंग कॉस्ट को अगर अवॉइड कर सकता हूं, अगर उसका कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं या कुछ प्रोडक्शन कर रहा हूं या एक्विजिशन कर रहा हूं किसी क्वालिफाइंग एसेट का, अगर वो एक्विजिशन वगैरह नहीं करता तो मेरी बोरोइंग कॉस्ट इंकर नहीं होती, मतलब उस बोरोइंग कॉस्ट को अवॉइड कर सकता था। तो मतलब कि वो वाली बोरोइंग कॉस्ट मेरी कैपिटलाइज हो रही थी, मतलब अगर मैं अवॉइड कर सकता था तभी तो मेरी वो ऐड होगी ना, कैपिटलाइज होगी मतलब। तो यही लिखा है दी बोरोइंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मीनिंग वही बताया था अवॉइडेबल वाला मैंने, क्वालिफाइंग आर दोज बोरोइंग कॉस्ट दैट वुड हैव बीन अवॉइडेड, जो अवॉइड कर सकते हैं अगर वो एक्सपेंडिचर ना करें। इफ कैश वाज नॉट स्पेंट ऑन अदर क्वालिफाइंग एसेट, अगर वो कैश स्पेंट ना करते क्वालिफाइंग एसेट पे, इट कुड बी डायरेक्टेड टू रिपे द स्पेसिफिक लोन। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था डायरेक्टली वाला, उसमें कि डायरेक्ट रिलेशनशिप आप कई बार आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वहां पे आप पे कर देते उस लोन को अगर आप वो बिल्डिंग ना बनाते। आपने 10 लाख का लोन लिया हुआ था, 15 लाख की बिल्डिंग थी, आपके पास पैसा था, आपने बिल्डिंग पे लगा दिया, बट अगर ना लगाते तो उसको रिपे कर देते, तो मतलब कि वो अवॉइड थी मेरी बोरोइंग कॉस्ट की, वो वाली जो 10 लाख का लोन था उस पर अवॉइड कर सकता था, वही वाला केस दिया हुआ है। इट कुड बी डायरेक्टेड टू रिपे, अगर मैं उसको रिपे कर देता, बिल्डिंग ना बनाता तो दस बोरोइंग कॉस्ट कुड बी अवॉइडेड, तो वो बोरोइंग कॉस्ट अवॉइड हो जाती। तो मतलब ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल थी। ओके, वही देर का, तो मतलब कि इसको जनरल बोरोइंग में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि आपको मेन ये हो जाता कि अगर मैंने उसे सेट के लिए लिया था तो मतलब कि ये तो उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ना, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है इसका। डायरेक्ट रिलेशनशिप कब कह रहा था मैं आपको, यहाँ पे कंसेप्ट पे दिखाता हूँ ना, कंसेप्ट में मैंने करवाया था आपको, ये आपको मैं कहाँ करवा गया था, ये रहा, दी दोज बोरोइंग दैट वुड हैव बीन अवॉइडेड इफ द एक्सपेंडिचर ऑन। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था एक लोन का और एक बिल्डिंग बना रहे थे। अब लोन मान लो मेरे किसी और काम के लिए लिया है, फिर किसी और बिल्डिंग के लिए लिया था, स्पेसिफिक लोन था, बट वो हो गया कंप्लीट, इसके लिए नहीं लिया था। बट अगर ये ना बनाता तो मैं इसको पे कर देता ना, रीपे कर देता, तो मेरी ये कॉस्टिंग करनी होती, मतलब कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, बट रिलेशन मैं डायरेक्टली इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। डायरेक्टली तो मेरा स्पेसिफिक बोरोइंग के केस में होता है रिलेशनशिप, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप। ओके, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कब कहता हूं, मैं उसको अवॉइड कर सकता हूं अगर ये वाला ना करता तो। ओके, तो ये हो गया। अब मेरे अकॉर्डिंग अब काफी डिले हो चुका है, तो एक बार मैं आपको 10 हो गया इलेस्ट्रेशन, 8 हो गया। अब जनरल बोरोइंग वाला अगर अब करूंगा स्टार्ट तो फिर नेक्स्ट लेक्चर सिर्फ 15-20 मिनट्स का होगा और ये 30 मिनट्स ले जाएगा। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा 40-50 मिनट्स का ही रहेगा, तो बाकी पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। ओके, तो तब तक इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लो और जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको कंप्लीट करते रहा करो। ओके, अगर अभी तक आपने लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो क्योंकि उनका भी फायदा होना चाहिए। ये मैं यहाँ पे सबके फायदे के लिए डाल रहा हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे, और जिससे कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले ज़्यादा स्टूडेंट्स को, तो आप शेयर करते रहो। तो ओके, बाय।